तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ही इज द फादर ऑफ होम्योपैथी। याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए हु इज फादर ऑफ होम्योपैथी, देन आप हैनीमन का नाम टिक करेंगे। और कभी आपसे पूछा जाता है हु इज फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी, वहां पर आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, आप हैरिंग के नाम को टिक करेंगे वहां पर। तो अमेरिकन होम्योपैथी के रिगार्डिंग हम हमेशा हैरिंग का नाम ध्यान रखते हैं, जबकि फादर ऑफ होम्योपैथी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो वहां पर हम हमेशा हैनीमन के नाम को ध्यान रखते हैं। इन्होंने पहला मेडिकल वर्क क्या किया था, उन्होंने पहली कौन सी किताब या कौन सा लिटरेचर या कौन सा टेक्स्ट ऐसा था जो लिखा था जिसका मेडिकल साइंस से रिलेशन था, तो उसका नाम है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलस सोर्स। इसको याद रखेंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हैनीमन ने फर्स्ट लिटरेचर क्या लिखा था, फर्स्ट टेक्स्ट क्या लिखा था, फर्स्ट चीज क्या लिखी थी, तो वहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑन वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। ऑन वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड, दैट वुड बी द राइट आंसर। ये कहां पर लिखा था इन्होंने, तो ये स्कूल जब वो छोड़ रहे थे, उस स्कूल लीविंग सेरेमनी में डिजर्टेशन जो था उनका, वो ये था। तो पहला हैनीमन का लिखा हुआ काम अगर कभी पूछे आपसे क्या था, वो ऑन वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड है। पहला हैनीमन का मेडिकल वर्क अगर कभी आपसे पूछे कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड उन्होंने पहला वर्क क्या किया था, तो वो था ऑन ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलस सोर। और कभी आपसे पूछे पहला होम्योपैथी से रिलेटेड पहला वर्क उनका क्या था, पहला होम्योपैथी से रिलेटेड वर्क क्या था, तो वो ऐसे था जो उन्होंने 1796 में पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी को बताया था। होम्योपैथी क्या होती है, डिस्कवरी, ये आपको देखने को मिला था। आगे हम और पढ़ेंगे कि पहली बार होम्योपैथी शब्द किस टेक्स्ट में उन्होंने इस्तेमाल किया था। कई सारे ऐसे लिटरेचर है जिसमें हैनीमन के क्वेश्चन बनते हैं और पहले रिगार्डिंग बनते हैं कि पहली बार होम्योपैथी कहाँ यूज किया था, पहली बार होम्योपैथी से रिलेटेड टेक्स्ट उन्होंने कौन सा दिया था, पहला लिटरेचर वर्क कौन सा था उनका, पहला मेडिकल साइंस में दिया गया वर्क कौन सा था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सभी के आंसर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हमें साउंड करते हैं, बट यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो पहला हैनीमन का मेडिकल वर्क क्या था, वो ऑन ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलस सोर था। ये एलोपैथिक वर्क था, ये एलोपैथिक मेडिकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने लिटरेचर लिखा था। उसके बाद हैनीमन मेडिकल प्रैक्टिस करते रहे। हम लोगों ने कैरियर के पॉइंट में देखा है कि इन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो कॉपर माइनिंग वाले एरिया में ये अपनी मेडिकल प्रैक्टिस किया करते थे। तो वहां पर जब ये मेडिकल प्रैक्टिस करते थे तो वहां पे जो प्रिवलेंट मेडिकल प्रैक्टिसेस थी, जो तरीके यूज किए जाते थे पेशेंट को आराम देने के, उससे वो बिल्कुल खुश नहीं थे। उस टाइम पे लीचेस वगैरह यूज की जाती थी, ब्लड लेटिंग यूज की जाती थी, खून पेशेंट का इतना ज्यादा निकाल दिया जाता था अगर उसमें लगता था कोई इम्प्योरिटी है तो ये काफी पेनफुल प्रोसेसेस थी और हैनीमन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो इस वजह से धीरे धीरे उनके मन में डिससेटिस्फैक्शन डेवलप हुआ एलोपैथी को लेकर के, और आगे जाकर के उन्होंने ये क्लेम किया कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट समटाइम डिड द पेशेंट मोर हार्म देन द गुड। कई बार एलोपैथिक ट्रीटमेंट जब कराने जाता है पेशेंट तो उसको फायदा कम होता है, उससे ज्यादा उसको नुकसान उस ट्रीटमेंट से देखने को मिलता है। तो ये उनने आगे जाकर के क्लेम किया और इसी डिससेटिस्फैक्शन की वजह से आगे जाकर वो होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए। ये जो वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, जो इन्वर्टेड कॉमा में है, ये हैनीमन के खुद के कहे हुए वर्ड्स हैं, उसी को यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। ये ट्रांसलेटेड वर्जन है जो हैनीमन ने अपनी किताबों में लिखा है कि कैसे वो होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए, उसमें हैनीमन की ये लाइंस थी जो ट्रांसलेटेड है। दैट माई सेंस ऑफ ड्यूटी वुड नॉट इजली अलाउ मी टू ट्रीट एन अननोन पैथोलॉजिकल स्टेट। मेरा सेंस ऑफ ड्यूटी मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं एक अननोन पैथोलॉजिकल स्टेट को ट्रीट करूं। माय सफरिंग ब्रीदन्स विद दीज अननोन मेडिसिन, जो अननोन मेडिसिन, मुझे जिन मेडिसिन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है उसके थ्रू मैं अननोन पैथोलॉजीज को ठीक नहीं कर सकता। द थॉट ऑफ बिकमिंग इन दिस वे अ मर्डरर और मैलिफैक्टर टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ माई फेलो ह्यूमन बींग्स। बोलता अगर मैं ऐसी प्रैक्टिस करूंगा तो ये एक मर्डरर की तरह है, एक मैलिफैक्टर की तरह है, एक नुकसान पहुंचाने वाले पर्सन की तरह है मेरे फेलो ह्यूमन बींग्स के लिए। was most terrible to me, इससे ज्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता। so terrible and disturbing that I have wholly gave up my practice, ये इतना दुखदाई है कि मैं अब अपनी प्रैक्टिस जो है उसको छोड़ रहा हूँ। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई मैरिड लाइफ, मेरी शादी जिस ईयर में हुई है उसी शादी के पहले साल में ही मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को लीव कर रहा हूँ। एंड ऑक्यूपाइड माई सेल्फ सोलर इन केमिस्ट्री एंड राइटिंग, और अब से मैं जो काम करूंगा वो प्योरली सिर्फ केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा और राइटिंग या ट्रांसलेशन से रिलेटेड होगा। ये हैनीमन के वर्ड्स थे जो उन्होंने अपनी टेक्स्ट में प्रोवाइड किए थे, जिसमें उन्होंने स्ट्रिक्ट डिससेटिस्फैक्शन शो किया है कि वो एलोपैथिक प्रैक्टिस अब नहीं करेंगे और एलोपैथिक प्रैक्टिस को छोड़ देंगे। ये जो मैंने आपको ऊपर लाइन बताई, ये कब लिखी थी हैनीमन ने, दैट वाज रिटन इन द ईयर 1784। होम्योपैथी की डिस्कवरी के काफी पहले का टाइम है जब उन्होंने एलोपैथिक प्रैक्टिस को लीव कर दिया था। कभी पूछा जाए आपसे कि किस साल में हैनीमन ने एलोपैथिक प्रैक्टिस छोड़ दी थी कंप्लीटली, तो वो था 1784।
अब एलोपैथिक प्रैक्टिस छोड़ने के बाद घर तो चलाना है, कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे उन्होंने जैसे यहाँ मेंशन किया कि मैं केमिस्ट्री और राइटिंग में अपना वर्क दूंगा, तो उन्होंने राइटिंग में ही ट्रांसलेटर का काम स्टार्ट कर दिया। हम लोग ऑलरेडी हैनीमैन की अर्ली एजुकेशंस में देख चुके हैं, उन्हें मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज था। तो उन्हीं लैंग्वेजेस का फायदा उठाते हुए उन्होंने एज अ ट्रांसलेटर के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया था। 1777 से 1806 ये ईयर के बीच में हैनीमैन ने कई सारी किताबें ट्रांसलेट करी। टोटल कितनी किताबों को ट्रांसलेट किया अपने लाइफ में हैनीमैन ने? टोटल 23 बुक्स थी जिनको हैनीमैन ने ट्रांसलेट किया था कई लैंग्वेजेस से। 15 किताबें उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज से ट्रांसलेट करी थी, 6 किताबें उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज से ट्रांसलेट की थी, एक किताब को लैटिन लैंग्वेज से और एक किताब को इटालियन लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया था। तो इस तरह से टोटल 23 किताबें हैं जो हैनीमैन ने ट्रांसलेट किया था। ये नहीं पूछा जाएगा किस लैंग्वेज से कितनी किताबें ट्रांसलेट करी, बट ये आपको पता होना चाहिए कि हैनीमैन ने टोटल कितने ट्रांसलेशंस किए थे अपने पूरे जीवन काल में। तो 23 ट्रांसलेशंस वर डन बाय हैनीमैन। ट्रांसलेशन की ड्यूरेशन क्या थी? 1777 से 1806 तक। होम्योपैथी वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1796। 1796 वाज द बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी। इस ईयर में होम्योपैथी की खोज की गई थी। उससे लेकर अगले 10 ईयर तक कर होम्योपैथी खोज लेने के बाद भी, फ्रेगमेंटा दे विरिवस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस लिखने के बाद भी, 1805 में आई थी वो, उसके बाद भी होम्योपैथी की डिस्कवरी के बाद, उससे अच्छे लिटरेचर लिखने के बाद भी हैनीमैन ट्रांसलेशन का काम कंटिन्यू रखते हैं। वो ट्रांसलेशन में डीपली इन्वॉल्व थे। फिर आगे जाकर होम्योपैथिक लिटरेचर जब वो लिखने लगे तो उनके पास इतना समय नहीं रहा कि वो ट्रांसलेशन का काम कैरी फॉरवर्ड कर पाए। तो 1806 तक कर उन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया, 1777 से, ठीक है। और एलोपैथिक छोड़ने के पहले से ही वो ट्रांसलेशन का काम कर रहे थे। एलोपैथी जो उन्होंने छोड़ी थी वो थी 1784 में, और ट्रांसलेशन जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था वो 1777 में किया था। बट एलोपैथिक प्रैक्टिस छोड़ने के बाद फिर उन्होंने मेजर फोकस ट्रांसलेशन की तरफ ही किया था 1806 तक। फिर उसके बाद 1806 से उन्होंने होम्योपैथिक लिटरेचर जो है उनको लिखने का काम स्टार्ट किया था। फिर 1789 की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इन्होंने एक छोटा सा जर्नल लिखा था, छोटा सा आर्टिकल लिखा था, जो था इंस्ट्रक्शन फॉर सर्जन रिस्पेक्टिंग विनरल डिसीजेस। विनरल डिसीजेस या जेनाइटल में होने वाली डिसीजेस, जैसे कि सिफिलिस हो गया, जैसे कि गोनोरिया हो गया, ये सारी डिसीजेस को हम विनरल डिसीज की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो विनरल डिसीज के रिगार्डिंग आप याद रखेंगे कि ऐसी सारी डिसीजेस जो जेनाइटेलिया को अफेक्ट करे पेशेंट के, उसमें हम जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और उसमें जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसकी रिगार्डिंग जनरल इंस्ट्रक्शंस जो थे वो हैनीमैन ने प्रोवाइड करे थे 1789 में। 1790 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। इसके रिगार्डिंग जब भी हम बात करते हैं तो वो यूजुअली की जाती है ट्रांसलेटिंग कुलेंस मटेरिया मेडिका। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हैनीमैन ने होम्योपैथी की डिस्कवरी का ख्याल किस किताब के ट्रांसलेशन के बाद उनके मन में आया था? तो इट वॉज कुलेंस मटेरिया मेडिका, जो विलियम कुलेंस की किताब थी, द ट्रेजरीज ऑन मटेरिया मेडिका। इस किताब को हैनीमैन ट्रांसलेट करे थे। जगह कौन सी थी? लिप्जिग। इसलिए मैंने कहा था लिप्जिग, कोएथन और पेरिस, ये 3 जगहों का बहुत इंपॉर्टेंस है होम्योपैथी के अंदर। जब हम स्टडी करते हैं तो ये तीनों प्लेसेस जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है। तो जो पहली होम्योपैथी से रिलेटेड किताब थी, एक्चुअली होम्योपैथी से रिलेटेड किताब तो नहीं बोल सकते, बट होम्योपैथी के आइडिया से रिलेटेड जो किताब थी वो थी कुलेंस मटेरिया मेडिका, जिसको ट्रांसलेशन के टाइम पे उन्होंने पहली बार इसमें एक स्टेटमेंट दिखा जिससे रिलेटेड क्योरी उनके मन में आई और उससे होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई। साल क्या था? 1790। 1790 में लिप्जिग में कुलेंस मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट करे थे। उसका पूरा नाम था ट्रेजरीज ऑफ मटेरिया मेडिका। इसमें हैनीमैन को एक लाइन दिखी, वो लाइन क्या थी? सिंकोना बार ऑफ अ पेरुवियन ट्री वॉज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग मलेरिया बिकॉज ऑफ इट्स बिटर टेस्ट। ये जो लाइन को जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे तो ये लाइन उन्हें जस्टिफाइबल नहीं लगी। उन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस लाइन का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि जो मलेरिया की बीमारी है या जो बुखार की कंडीशन है, जो फीवर के केसेस हैं, वो सिंकोना नाम की मेडिसिन से ठीक कर दिए जाते हैं, क्योंकि सिंकोना जो मेडिसिन है उसका बिटर टेस्ट होता है। उसका जो बिटर टेस्ट होता है वो इतना ज्यादा कड़वा आपको देखने को मिलता है, इतना ज्यादा बिटरफुल टेस्ट होता है कि उस बिटर टेस्ट की वजह से ये जो मलेरिया है या ये जो बुखार है ये ठीक हो जाता है। तो हैनीमैन को बड़ी यूनिक लगी ये लाइन कि ऐसा कैसे हो सकता है। कड़वी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई भी कड़वी चीज अगर आप खाओगे तो उससे क्या बुखार उतर जाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को वो जस्टिफाइबल नहीं मान पाए, जो कुलेंस ने अपनी मटेरिया मेडिका में एक्सप्लेन किया था। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया सिंकोना बार के साथ। उन्होंने खुद इस ड्रग को खा के देखा कि क्या इसके बिटर टेस्ट से मुझे कोई रिलीफ मिल रहा है। एंड आफ्टर अटेम्प्टिंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने टोटल 4 ड्राम दवाइयां डेली ली कई दिनों तक कर, और उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनकी बॉडी में खुद मलेरिया जैसे सिम्टम्स जनरेट हो गए। तो यहां से उन्होंने देखा कि बिटर टेस्ट इज नॉट द रीजन फॉर क्योरिंग मलेरिया लाइक सिम्टम्स। इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज समथिंग एल्स लाइज डीपर इन दिस ड्रग। कुछ ऐसी चीज है इस ड्रग के अंदर जो लगातार खाने की वजह से
मलेरिया खुद ब खुद सिम्टम प्रोड्यूस करने लगता है बॉडी के अंदर, मलेरिया के समान ही बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये चीज को लेकर के उन्होंने एक लॉ जनरेट करा, एक लॉ जो पहले से हमारे आसपास था, उस लॉ को रीवेरिफाइड किया, सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर वाले लॉ को। यानी अगर कोई ऐसी चीज खाई जाए जिसके नॉर्मल हेल्दी पर्सन में खाने पर जो सिम्टम्स जनरेट होते हैं, उसी तरीके के सिम्टम्स को वो एक डिसीज पर्सन में भी क्योर कर सकती है। तो यहाँ पर जब वो इस मेडिसिन को ट्राई कर रहे थे तो पूरे मलेरिया के एज इट इज सिम्टम्स उन्हें देखने को मिले, एक्सेप्ट राइगर स्टेट जो होती है, वो स्टेट उनकी बॉडी में जनरेट नहीं हुई। और इस रिसर्च के बाद आगे जाकर के हैनीमन ने 6 साल तक इस रिसर्च को, इस तरीके के पूरे लॉ को, हाइपोथेसिस को अच्छे से वेरीफाइड किया, और 6 साल बाद उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल पब्लिश किया, एक ऐसे राइट किया जिसका नाम था दैट विच कैन प्रोड्यूस अ सेट ऑफ सिम्टम्स इन हेल्दी ह्यूमन कैन ट्रीट अ सिक इंडिविजुअल हु इज मैनिफेस्टिंग द सिमिलर सेट ऑफ सिम्टम्स। यानी जो सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर है, उसकी एक डेफिनेशन बताई अपने ऐसे के अंदर कि ऐसी सारी चीजें जो हेल्दी ह्यूमन के अंदर सेम सिम्टम्स जनरेट करती है, सेम डिसीजेस जनरेट करती है, वो एक बीमार पर्सन के अंदर उन बीमारियों को, उन सिम्टम्स को क्योर कर देगी। ठीक है। लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक्स, उन्होंने इस सिम्टम को, इस जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर था, उसकी जो पैथोजेनेसिस थी, उसको इस तरीके से बताया कि लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक, यानी सिमिलर चीजों को हम सिमिलर दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। यहां पर उन्होंने ए वाला वर्ड यूज नहीं किया, क्यूरेंटर। कई बार पूछा जाता है हैनीमन ने जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर दिया था, उसमें क्यूरेंटर की स्पेलिंग क्या है, तो आप याद रखना उसमें CURENTUR है, ए नहीं है। जो नेचर्स लॉ है उसमें ए आता है, और हैनीमन ने जो अपना वर्ड दिया था वो ई के साथ दिया था। यहां पर क्यूरेंटर में हैनीमन ने यूज किया था ई, और जो बाकी दूसरे ऑथर्स हैं उनके पहले जो इसके बारे में बात करते थे, उन्होंने ए वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो इसका ट्रांसलेशन भी बदल जाता है, जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर लिखा जाता है ए के साथ, उसका मतलब होता है लाइक, क्योर, लाइक। ठीक है। और जो हैनीमन ने यूज किया था ई वाला, उसका मतलब होता है लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक। ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन में डिफरेंस है, एक अल्फाबेट चेंज होने की वजह से। हैनीमन का जो टर्म था वो था क्यूरेंटर ई वाला, जबकि पुराने टाइम में जो इसे फॉलो किया जाता था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर को, उसमें ए आता है। इतने सारे ओवरऑल पॉइंट्स को कवर करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1796 वाज बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी। सबसे पहली बार इसी साल में होम्योपैथी के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो बताए गए थे। इसके बीच में भी वो कुछ काम कर रहे थे, जब वो इस एक्सपेरिमेंटेशन को कर रहे थे मलेरिया वाले को और होम्योपैथी को डिस्कवर कर रहे थे, उसके बीच में भी वो कुछ और वर्क में इन्वॉल्व थे। तो 1792 में उन्होंने, एक पेशेंट था इंसैनिटी का, मेंटल असाइलम ऑफ जॉर्जेंटल, वहां पर एडमिट था, उसकी इंसैनिटी को ठीक किया था एनिमल ने ट्रीटमेंट के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा, अपने एक्सपेरिमेंटेशन में ही उन्होंने एक पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन को कैरी फॉरवर्ड किया, और वहां पर उन्होंने पाया कि जो जॉर्जेंथल में पेशेंट एडमिट है, उसके मेंटल या इंसैनिटी के सिम्टम्स जो थे वो ठीक कर दिए गए थे। साल था 1792, बट इस ईयर तक होम्योपैथी डिस्कवर नहीं हुई थी, ना ही दुनिया को उन्होंने बताया था कि होम्योपैथी होती क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन का ही पार्ट है, बट साल याद रखेंगे 1792 में एक पेशेंट को ठीक किया था, क्रॉकेनबर्ग नाम की जगह है, क्रॉकिंगबर्ग नाम की जगह है, वहां पर। देन उन्होंने 2 और लिटरेचर लिखे थे इसी टाइम पे, फ्रेंड ऑफ हेल्थ, 2 वॉल्यूम्स में थे, फ्रेंड ऑफ हेल्थ पार्ट 1 एंड फ्रेंड ऑफ हेल्थ पार्ट 2। ये दोनों लिटरेचर भी हैनीमन के द्वारा पब्लिश किए गए थे। इसमें एक डॉक्टर की ड्यूटी बताई थी कि पेशेंट को ठीक करने में एक डॉक्टर का क्या रोल होता है। उसका काम होता है पेशेंट को क्योर करना, ना कि उसकी बॉडी को और डैमेज पहुंचाना और हार्म जनरेट करना। फिर ये पूछा जा सकता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, ये जो ए वाला क्यूरेंटर आ रहा है जिसको हैनीमन ने ई में कन्वर्ट किया था, ये हैनीमन ने ए वाला क्यूरेंटर कहां से नोटिस किया। तो हिपोक्रेट्स की जो एक किताब थी जिसका नाम था लोकेलिटीज ऑफ मैनकाइंड, इस किताब के अंदर उन्होंने उन्हें ये वर्ड मिला था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसका मतलब होता है लाइक, क्योर, लाइक। तो हम लोग बहुत बार बोल देते कि होम्योपैथी का प्रिंसिपल क्या है, लाइक, क्योर, लाइक, बट इट इज लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक। ये लाइक, क्योर, लाइक नहीं है। लाइक, क्योर, लाइक वाज गिवन इन द बुक द लोकेलिटीज ऑफ मैनकाइंड, और लाइक, क्योर, लाइक किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स के द्वारा दिया गया ये प्रिंसिपल था। हैनीमन ने क्या करा, इस प्रिंसिपल को पढ़ा और इसमें थोड़ा सा करेक्शन करा, और ए की जगह पे ई करके उसको चेंज किया। क्या था, लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक। तो लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक, ये जो है ये हैनीमन के द्वारा दिया गया प्रिंसिपल था, सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर। सबसे पहले ये प्रिंसिपल ए वाला जो दिया था वो हिपोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था। कभी पूछा जा सकता है लोकेलिटी ऑफ मैनकाइंड किसी की किताब है, तो याद रखना इट इज अ बुक ऑफ डॉक्टर, सॉरी इट इज अ बुक ऑफ हिपोक्रेट्स, लोकेलिटी ऑफ मैनकाइंड हिपोक्रेट्स की किताब थी। फिर 1796 में जो ऐसे था, जो ये ऊपर हमने इतनी सारी लाइन पढ़ी जिसमें सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर के बारे में बताया गया था, उसके पूरे वर्किंग मॉडल को बताया गया था किस तरीके से ये काम करती है, ये इन्होंने एक ऐसे के फॉर्म में पब्लिश किया था एक जर्नल में। तो उसका पूरा नाम क्या था ऐसे का, एन ऐसे ऑन न्यू प्रिंसिपल। न्यू प्रिंसिपल क्या है, होम्योपैथी। होम्योपैथी का वर्ड यहाँ पर नहीं दिया था उन्होंने, सबसे पहले बार होम्योपैथी शब्द यूज नहीं किया था,
बट उन्होंने कहा था कि एक नया प्रिंसिपल, एक नया सिद्धांत, एक नई चीज मैंने खोजी है। तो यहाँ पर न्यू प्रिंसिपल वर्ड करके ही यूज किया गया था। होम्योपैथी कहाँ पर यूज किया गया था वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ऑन न्यू प्रिंसिपल असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ द ड्रग, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसका इस्तेमाल करके हम ड्रग्स की क्यूरेटिव पावर को पहचान सकते हैं विथ फ्यू ग्लांसेस एट दोज हिथरलो एम्प्लॉयड। साथ में कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं बता रहा हूं इसको कि जहां पर इस तरह के इफेक्ट को मैंने ऑब्जर्व किया है या कुछ लोगों ने इसको ऑब्जर्व करके बताया है। तो ये ऐसे हैनीमन ने पब्लिश किया था। इसे प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन कहा जाता है। ऑर्गेनॉन की जो किताब है उसको लिखने के लिए, ऑर्गेनॉन की किताब किस पर बेस्ड है या कहां से उसका आइडिया आया, कहां से उसके पॉइंट से उसकी डिटेल्स आई, वो अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है। उसमें पहली किताब जो थी दैट इज एन एसे पब्लिश्ड बाय डॉक्टर हैनीमन इन द ईयर 1796, जिसमें बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी बताया गया था। इसमें होम्योपैथी के बेसिक चीजों को बताया गया था, कैसे होम्योपैथी का सिमिलिया सिमिलिबस प्रिंसिपल काम करता है। एक रिचर्ड हेल है, बहुत फेमस व्यक्ति है, उन्होंने हिस्ट्री पे काम किया है होम्योपैथी की और काफी सारा लिटरेचर जो है होम्योपैथी के रिगार्डिंग लिखा है। उनके द्वारा ये जो ईयर था 1796, इसे बर्थ ईयर की उपाधि दी गई है। और इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी इज 1796। और कभी आपसे पूछा जाए किसने कहा था बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी, कई बोलेंगे 1790 में उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, तो ये भी तो बर्थ ईयर हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम रेफरेंस देते हैं रिचर्ड हेल का। रिचर्ड हेल ने होम्योपैथी की हिस्ट्री के रिगार्डिंग काफी वर्क किया है। तो इनके अकॉर्डिंग जो बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी है दैट इज 1796, क्योंकि वर्ल्ड को इस दिन बताया गया था हैनीमन के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ एन ऐसे ऑन न्यू प्रिंसिपल असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ द ड्रग्स, इस ऐसे के फॉर्म में। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर पे हम आते हैं 1797 पे। तो यहाँ पर हैनीमन ने एक और आर्टिकल लिखा था, वो था आर द ऑब्स्टिकल टू अटेनमेंट ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सर्टेनिटी इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इनसोमरेबल। मतलब कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस या कोई भी एलोपैथिक प्रैक्टिस में ऑब्स्टिकल टू क्योर क्या है और उन ऑब्स्टिकल्स को अचीव किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था इन्होंने 1797 में। आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। फिर जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, होम्योपैथिक प्रैक्टिस को परफॉर्म कर रहे थे हैनीमन, उस टाइम पे उन्होंने नोटिस किया एक पहला होम्योपैथिक एग्रावेशन। जनरली हम एग्रावेशन का मतलब जानते हैं कि जब कभी भी पेशेंट की स्टेट, फॉर एग्जांपल ए स्टेट में आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको मेडिसिन दी और उसकी स्टेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, उसकी बीमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई मेडिसिन खाने के बाद, और ये मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं ये एज इट इज मटीरिया मेडिका के सिम्टम्स के साथ वेरीफाइड हो रहे हैं, देन वी विल कॉल इट एज होम्योपैथिक एग्रावेशन। तो होम्योपैथिक एग्रावेशन जो था हैनीमन ने सबसे पहली बार नोटिस किया था इन द ईयर 1797 में। उनका एक पेशेंट था, उस पेशेंट के साथ एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, उन्होंने कुछ और कहा था पेशेंट को करने के लिए और पेशेंट ने कुछ और कर लिया था। तो कभी आपसे पूछे जाए फर्स्ट होम्योपैथिक एग्रावेशन कब ऑब्जर्व हुआ था, इट वाज ऑब्जर्व इन द ईयर 1797। कौन सी बीमारी के लिए पेशेंट आया था, वो आया था स्टमक पेन के लिए। हैनीमन के पास ट्रीटमेंट लेने आया था, कॉलिकोडाइनिया बोलते हैं, डाइनिया वर्ड पेन को इंडिकेट करता है। कॉलिको मतलब कोलिक, मरोड़, पेट का दर्द, तो कोलिकोडाइनिया पेट दर्द के लिए वो पेशेंट आया था हैनीमन के पास ट्रीटमेंट लेने। साल था 1797। हैनीमन ने उसकी केस टेकिंग करी, पूरी डिटेल में उसके सिम्टम्स को एनालाइज किया और ऑब्जर्व किया। आफ्टर केस टेकिंग हैनीमन ने जो मेडिसिन सेलेक्ट करी दैट मेडिसिन वाज विरेट्रम एल्बम। विरेट्रम एल्बम दवाई जो थी उसको हैनीमन ने सिलेक्ट करा और फाइंड आउट किया, और उन्होंने पेशेंट से कहा कि ये 4 पुड़िया मैं आपको दे रहा हूँ, 4 पाउडर्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ, हर पाउडर में 4 ग्रेन ड्रग है। 4 ग्रेन ड्रग है मतलब मैंने आपको 4 पैकेट्स दिए हैं, इस 4 पैकेट्स में हर पैकेट के अंदर 1 पैकेट में 4 ग्रेन दवाइयां हैं, 4 ग्रेन्स दवाइयां हैं जिनको अल्टरनेट डेज पे देना है। मतलब टोटल कितने ग्रेन्स हो गए आपके पास, 16 ग्रेन्स हो गए। 4 पैकेट दिए और हर पैकेट में 4 ग्रेन दवाइयां हैं, तो टोटल 16 ग्रेन आपके पास दवाइयां हो गई, जिसमें से हर पैकेट को आपको अल्टरनेट डे पे लेना है। मतलब एक आपने मंडे लिया तो उसके बाद नेक्स्ट वाला ट्यूसडे छोड़कर वेडनेसडे लेना है, उसका अगला पैकेट वेडनेसडे के बाद थर्सडे छोड़कर फ्राइडे लेना है। तो हर एक दिन अल्टर करके आपको इस दवाई को देना है। तो ऐसे 4 पैकेट दिए थे उन्होंने। एक उन्होंने जैसे कहा मंडे लेना है, फिर ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे लेना है, फिर थर्सडे छोड़ के फ्राइडे लेना है, फिर सैटरडे छोड़ के संडे लेना है। तो इस तरीके से आपके जो 4 पैकेट्स हैं वो खत्म होंगे एक वीक के अंदर। इस तरीके का प्रिस्क्रिप्शन हैनीमन ने उस पेशेंट के लिए दिया था कि उसको ये फॉलो करना है। उसको उन्होंने लिखा किस तरीके से था, एक ग्रेन का मतलब होता है 65 mg। ठीक है, 65 mg एक ग्रेन के लिए यूजुअली इंडिकेट किया जाता है। तो यहां पर इस तरीके से उन्होंने टोटल एक प्रिस्क्रिप्शन बना करके दिया था। पेशेंट ने इसको पढ़ने में गलती कर दी, पेशेंट ने इसको समझने में बहुत ज्यादा गलती कर दी, और उसने क्या करा, 2 पाउडर एक दिन में ले लिए। जहां हैनीमन ने कहा था एक पैकेट एक दिन लेना है, फिर एक दिन छोड़ना है, फिर उसके बाद एक पैकेट लेना है, उसने एक ही दिन में दोनों पैकेट ले लिए। ये दोनों डोजेस उसने एक ही दिन में ले लिए, और फिर अगला ट्यूसडे का दिन भी नहीं छोड़ा, उस दिन में बचे दोनों पैकेट ले लिए। तो जो दवाई उसको 7 दिन में खत्म करनी थी
उस पूरे मेडिसिन को उसने 2 दिन में खत्म कर दिया, खा लिया, ठीक है? तो ओवरडोज़ हो गया यहाँ पर, उसने जो दवाई दी गई थी उसे कहा गया था कि इस दवाई को 7 दिन तक खाना है, अल्टरनेट डे पे खाना है, उसने एक साथ 1 दिन में डबल डोज़ खा लिया और उसको गैप भी नहीं दिया और रिपिटेशन बहुत ज़्यादा कर दिया, तो ओवर ड्रगिंग का केस यहाँ पर हैनीमन के अंदर देखने को मिला। तो ओवर ड्रगिंग में क्या हुआ एक्चुअली, जो उसकी कंडीशन थी, जो कॉलिकोडाइनिया था उसका, जो पेट दर्द था जिसके लिए हैनीमन ने उसको वेरिट्रम एल्बम दी थी, वो ड्रग प्रूविंग हो गई उसके ऊपर। तो वो पेट दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर क्वांटिटी में बढ़ गया। पेट दर्द किस इंटेंसिटी तक पेशेंट के अंदर पहुंच गया, लाइक पेशेंट फील्स पेन एट द पॉइंट ऑफ डेथ, उसको ऐसा लगने लगा कि इस पेट दर्द से उसकी जान जा सकती है, इतना सीवियर इंटेंसिटी का पेट दर्द पेशेंट के अंदर स्टार्ट हो गया। तो ये फर्स्ट होम्योपैथिक एग्रावेशन है जो हैनीमन ने ऑब्जर्व किया। आफ्टर दैट ही रियलाइज कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है पेशेंट के अंदर। जैसे हम हेल्दी ह्यूमन को जब ड्रग देते हैं तो उसके अंदर सिम्टम्स जनरेट होते हैं, वैसे ही अगर हम एक डिसीज्ड ह्यूमन को ड्रग देंगे तो ये सिम्टम, पहले से पेशेंट वीक है तो ये जो सिम्टम्स पेशेंट के अंदर जनरेट होंगे ये हायर इंटेंसिटी के जनरेट होंगे। इससे उनको सबसे पहली बार होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में पता चला। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, उन्होंने जो मेडिसिन दी थी उसको पेशेंट ने डबल इंटेंसिटी में, डबल क्वांटिटी में खाया और 7 दिन की जगह 2 दिन में दवाई को खत्म कर दिया। दवाई का नाम याद रखना, वेरिट्रम एल्बम था। केस क्या था, कॉलिकोडाइनिया का केस था। तो 1797 में हैनीमन ने फर्स्ट टाइम इस चीज को ऑब्जर्व किया। आफ्टर दैट 1799 से लेकर के 1801 का जो ईयर था, उस टाइम पे उनके रीजन में एक बीमारी फैली थी विच इज कॉल्ड एज स्कारलेट फीवर एपिडेमिक। जैसे कोविड का केस स्प्रेड हुए थे, 1-2 साल तक चले थे, कोविड 19 जो है उसमें 2020 और 2021 तक कर कई केसेस हमें देखने को मिले थे। तो जो कोविड का एपिडेमिक था वो करीब करीब 2-3 साल तक कर स्प्रेड रहा और उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने को मिले। सिमिलरली हैनीमन जिस टाइम पीरा में थे, उस टाइम में 1799 से लेके 1801 तक कर उनके एरिया में एक बहुत ही भयंकर एपिडेमिक फैला जिसका नाम था स्कारलेट फीवर। तो इस एपिडेमिक के लिए हैनीमन ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी दैट इज बेलाडोना। जैसा अभी कोविड के टाइम पर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी वो थी आर्सेनिक एल्बम। लोगों को कहा जा रहा था कि आर्सेनिक एल्बम की दवाइयां खाइए जिससे कोविड के सिम्टम्स उनकी बॉडी में जनरेट नहीं होंगे। इसी तरह हैनीमन ने उस टाइम पे स्कारलेट फीवर का जो एपिडेमिक फैला था उसके लिए जो मेडिसिन दी थी वो बेलाडोना थी। फिर 1801 में इनने एक आर्टिकल पब्लिश किया था विच इज क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर जैसी बीमारी से बचा कैसे जाए। 1803 में इन्होंने फिर एक और आर्टिकल लिखा था, वो था ऑन द इफेक्ट्स ऑफ कॉफी। जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक आर्टिकल किया था कि ओवर ड्रिंकिंग ऑफ द कॉफी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जिसे आगे जाकर के एक व्यक्ति थे बैरी फॉगल, जिन्होंने 1875 में हैनीमन की डेथ के बाद इसको ट्रांसलेट किया था। और इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आई थी, वो ये थी दैट मैनी डिसीजेज आर कॉज्ड बाय कॉफी। बहुत ज्यादा कॉफी पीने से कई सारी बॉडी में बीमारियां हो सकती हैं। और हैनीमन लेटर अबैंडन द कॉफी थ्योरी इन फेवर ऑफ द थ्योरी दैट डिसीज इज कॉज्ड बाय सोरा। तो पहले हैनीमन का मानना ये था कि बॉडी में मेजोरिटी ऑफ डिसीजेस, काफी सारी बीमारियां जो है वो अराइज किसकी वजह से हो रही हैं, कॉफी की वजह से हो रही हैं। आगे जाकर के इस थ्योरी को हैनीमन ने खुद रिजेक्ट कर दिया, कॉफी थ्योरी जो उन्होंने दी थी, और उन्होंने कहा कि बीमारियां जो हैं वो कॉफी की वजह से नहीं हो रहे, बॉडी के अंदर एक मियाज्म प्रेजेंट है जिसका नाम है सोरा। तो इस सोरिक मियाज्म की वजह से आगे जाकर के बीमारियां जनरेट हो रही है। तो 1803 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, एक इफेक्ट दिया था, ऑन द इफेक्ट ऑफ कॉफी करके एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि काफी बीमारियां कॉफी से होती है। लेटर ऑन द ईयर्स में जाकर के जब उन्होंने मियाज्म को खोजा और मियाज्म के ऊपर काम किया, क्रॉनिक डिसीजेज में मियाज्म बताया, तब जाके उन्होंने इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया था। उन्होंने कहा था बीमारियां जो हैं वो मियाज्म की वजह से होते हुए आपको देखने को मिल रही है। फिर 1803 में होम्योपैथी ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली थी। हैनीमन अपनी दवाइयां खुद देने लगे थे। उन्होंने होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स जो हैं 1796 में डिस्कवर कर लिए थे, लोगों को बताया था, और उन्होंने एलोपैथिक को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो 1803 में जाकर के हैनीमन को मेडिकल प्रैक्टिस करने से बैन लगा दिया गया था और अपनी खुद की मेडिसिन जो होम्योपैथी की वो लोगों को बांट रहे थे उसको देने से सरकार ने रोक दिया था। उन्होंने कहा था कि आप अपनी खुद की बनाई हुई दवाइयां जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती उसको लोगों को नहीं दे सकते। 1803 ईयर था। फिर हैनीमन ने इस चीज के विरोध में 1805 में एक और किताब, एक और आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था एस्क्लेपियस इन बैलेंस। इस एस्क्लेपियस इन बैलेंस में उन्होंने उस समय के जो एपैथोक्रेटी सिस्टम है, यानी उस समय का जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, उसको बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया था। बहुत ही बुरा भला कहा था कि ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इस मोड ऑफ ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। हैनीमन खुद से अपनी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, अपनी खुद की दवाइयां नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उन पे बैन लगा हुआ था। आगे जाकर के सेम ईयर 1805 में हमें टोटल 3 लिटरेचर देखने को मिलते हैं। 2 और किताबें आई थी। 1805 में आपसे कभी पूछा जाए कौन सी किताब आई थी, तो एक थी एस्क्लेपियस इन बैलेंस, इसमें एलोपैथी को क्रिटिसाइज किया गया था। दूसरी किताब कभी आपसे पूछी जाए कि कौन सी आई थी, तो वो थी मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। ये ऑर्गेनॉन की प्रिकर्सर किताब है। ऑर्गेनॉन की अभी हमने एक और प्रिकर्सर देखी थी जो ऊपर हमने पढ़ा था, ऐसे
1796 में हैनीमन ने जो ऐसे लिखा था, दैट इज ऑल्सो प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन, और दूसरा मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो किताब हैनीमन ने लिखी थी ये भी प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन ही है। आगे जाकर के ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन जो सब्जेक्ट आपका है, जो आप पढ़ते हैं, जिसका एग्जाम देते हैं, वो सब्जेक्ट या उस पर जो किताब लिखी गई है ऑर्गेनॉन, वो किन दो किताबों पर आधारित है? तो उसकी पहली किताब है ऐसे और दूसरी किताब है मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। और 1805 में एक तीसरी किताब भी हैनीमन ने लिखी थी जो कि है फ्रेगमेंटा डे विरिवस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस। ये पहली दुनिया की मटेरिया मेडिका है, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है। फर्स्ट मटेरिया मेडिका तो नहीं है, क्योंकि इसके पहले एलोपैथिक मटेरिया मेडिका आ चुकी थी, खुद कूलन्स की मटेरिया मेडिका हैनीमन ट्रांसलेट करे थे। तो फर्स्ट होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो है वो है फ्रेगमेंटा डे विरिवस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस साइन इंसानो ह्यूमानो कॉर्पोरिस। तो ये वाली जो मटेरिया मेडिका है, ये सबसे पहली मटेरिया मेडिका है, एंड ये दुनिया की पहली रिपर्टरी भी है। फर्स्ट रिपर्टरी जो है वो भी यही है फ्रेगमेंटा, और फर्स्ट मटेरिया मेडिका जो है वो भी यही आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट टाइम होम्योपैथी के प्रिंसिपल कहाँ बताए गए थे? वो ऐसे में बताए गए थे। तो 1805 एक गोल्डन ईयर की तरह कंसिडर किया जाता है। इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए थे। पहला आर्टिकल एलोपैथी की बुराई करता है, दूसरा आर्टिकल ऑर्गेनॉन लिखने के बारे में बताता है और ऑर्गेनॉन के प्रिंसिपल कैरी फॉरवर्ड करता है, और तीसरी जो किताब उन्होंने लिखी थी वो मटेरिया मेडिका थी, दुनिया की पहली होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका और पहली रिपर्टरी थी। इसमें टोटल कितनी दवाइयां थी फ्रेगमेंटा में? टोटल 27 ड्रग्स के बारे में यहाँ पर बताया गया था, और उनकी ड्रग प्रूविंग के जो सिम्टम्स हैनीमन ने ऑब्जर्व किए थे। जैसे हम लोग मटेरिया मेडिका फॉलो करते हैं आज के टाइम में, एलन्स की नोट पढ़ते हैं, बोरिक की मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं, कैंट की मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं, ऐसी हैनीमन ने अपनी पहली मटेरिया मेडिका जो लिखी थी वो फ्रेगमेंटा डे विरिवस था, और टोटल 27 दवाइयों को इसके बारे में, 27 दवाइयां जो थी उसके बारे में इसमें बताया गया था। फिर नेक्स्ट ईयर आता है 1806 में। 1806 में उन्होंने एक और आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था व्हाट आर मेडिसिन एंड व्हाट आर पॉइजन। जो दवाइयां हम खाते हैं क्या वो दवाई हैं एक्चुअली, या वो दवाई एक जहर की तरह हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है? ये उन्होंने सबसे पहले आर्टिकल जो है इसको पब्लिश किया था, और यहीं पर सबसे पहली बार ऑडेस अफेयर वर्ड का इस्तेमाल किया था। जब मैं आपको अर्ली लाइफ एनिमल की पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि ऑडेस अफेयर जो टर्म है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये टर्म दिया किसने था, तो हम एरोफिलियस के नाम को याद रखते हैं। दूसरा, कभी आपसे पूछा जाए ऑडेस अफेयर सबसे पहली बार कब यूज हुआ था, तो हमेशा याद रखना व्हाट आर पॉइजन एंड व्हाट आर मेडिसिन। ये आर्टिकल में सबसे पहली बार हैनीमन ने ऑडेस अफेयर शब्द को इस्तेमाल किया था, साल था 1806। कई बार लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है ऑडेस अफेयर सबसे पहली बार सेकंड एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में यूज हुआ था। वो गलत है, ठीक है। सेकंड एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में उन्होंने ऑडेस अफेयर जरूर इस्तेमाल किया था, बट वो पहली बार ऑर्गेनॉन किताब के अंदर तब यूज हुआ था। जनरल प्रैक्टिस में हैनीमन ने जितने लिटरेचर लिखे हैं उसमें सबसे पहली बार जो ऑडेस अफेयर टर्म है वो 1806 में यूज हुआ था, और वो उसको डालने की जरूरत उन्हें इसलिए लगी थी क्योंकि प्रिंसेस स्कूल से उन्होंने ये शब्द सीखा था। और प्रिंसेस स्कूल में इसका मतलब होता है डेयर टू बी वाइस, कि मतलब आपको कोई चीज आती है तो, और लोग आपको रोकते हैं, लोग आपको अपोज करते हैं, तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको अपने हिम्मत रखनी चाहिए। अगर आप बुद्धिमान है, आपको लोगों को बताना आता है, वो चीज़ सिखाना आता है तो ये वहां से उन्होंने सीखा था, और उस टाइम पे उनको बहुत अपोज हो रहा था। उसी के कुछ साल पहले हैनीमन को मेडिकल प्रैक्टिस करने से रोक दिया गया था, अपनी खुद की दवाइयां देने से रोक दिया गया था 1803 में। तो एलोपैथी को जब वो इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे और अगेंस्ट एलोपैथी के जाकर बोल रहे थे, और लोग उनको इस अगेंस्ट जाने की वजह से अपनी प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे थे, अपना जो नया सिस्टम उन्होंने खोजा था वो लोगों को बताने नहीं दे रहे थे, तो उससे तंग आकर उन्होंने सबसे पहली बार ऑडेस अफेयर वर्ड एक किताब में यूज किया था, एक आर्टिकल में यूज किया था, विच वाज व्हाट आर पॉइजन एंड व्हाट आर मेडिसिन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर 1806 में ही उन्होंने एक ट्रांसलेशन का काम भी किया था, जो हमने ऊपर इनके हैनीमन के ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग बात करी थी कि हैनीमन ने अपने कैरियर में या अपने जीवन काल में बहुत सारी किताबों का ट्रांसलेशन किया था। तो हमने देखा था कि 1777 से लेकर 1806 तक कर हैनीमन ने ट्रांसलेशन का काम किया, जिसमें टोटल उन्होंने 23 किताबों को ट्रांसलेट की थी। तो कभी आपसे पूछा जाए कि आखिरी किताब कौन सी थी 1806 में जाके जो हैनीमन ने ट्रांसलेट करी थी, तो उसके रिगार्डिंग अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर किताब का नाम दिया हुआ है, एल्बर्ट वॉन हेलर की एक मटीरिया मेडिका थी, लैटिन लैंग्वेज से। इस मटीरिया मेडिका का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। ये हैनीमन का लास्ट ट्रांसलेशन वर्क है। इसके बाद हैनीमन ने ट्रांसलेशन का काम छोड़ दिया था, और कंप्लीट जितना भी उनका टाइम था वो पूरा का पूरा टाइम उन्होंने दिया था फॉर होम्योपैथी, होम्योपैथिक लिटरेचर लिखने में और पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में। तो लास्ट ट्रांसलेशन जो है वो है एल्बर्ट वॉन हेलर। इनका नाम ऑर्गेनॉन में भी आएगा आगे, जब हम ड्रग प्रूविंग का चैप्टर्स पढ़ेंगे ऑर्गेनॉन में, तो वहां पर एल्बर्ट वॉन हेलर जो है इनके बारे में बात की जाएगी। ये भी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार हेल्दी ह्यूमन पे प्रूविंग को सपोर्ट किया था। हम कहते हैं हैनीमन ने पहले इंसान थे जिन्होंने हेल्दी ह्यूमन प्रूविंग को अप्लाई किया, लोगों को हेल्दी ह्यूमंस के ऊपर दवाइयों को प्रूव किया और उसके सिम्टम को नोट डाउन किया, ये हमेशा कहा जाता है। बट एल्बर्ट वॉन हेलर जो थे उन्होंने भी ये आइडिया को सपोर्ट किया था और प्रपोज किया था कि हमें हेल्दी ह्यूमंस पे प्रूविंग करनी चाहिए। तो इनकी मटेरियल को जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे तब उन्होंने ये चीज उनके लाइंस में नोटिस करी थी।
तो यहाँ पर अपनी ऑर्गेनॉन में इसके बारे में उन्होंने बताया कि एक एल्बर्ट वॉन हेलन नाम का व्यक्ति, उसकी मटीरिया मेडिका में भी हेल्दी ह्यूमंस की प्रूविंग के बारे में बात की गई है। ये आगे ऑर्गेनॉन में हम जब 100 के बियॉन्ड अफोरिज्म्स में जाएंगे तो वहां पर ड्रग प्रूविंग वाले सेक्शन में हमें इसका नाम मिलेगा। ये लास्ट इनका ट्रांसलेशन वर्क था। फिर 1807 और 1808 के ईयर जो थे, इसमें इन्होंने सबसे पहली बार होम्योपैथी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो आप देख रहे हैं होम्योपैथी वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1796 और अगले 10 साल 12 साल बाद जाकर के उन्होंने सबसे पहले होम्योपैथी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो पहले उन्होंने इसको न्यू प्रिंसिपल कहा था बार बार अपने ऐसे में, और आगे जाके पहली बार उन्होंने इस किताब के अंदर या हफलैंड जनरल के अंदर ऐसे एक लिखा था। उस ऐसे का नाम क्या था? इंडिकेशन ऑफ होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन। इस ऐसे के अंदर पहली बार उन्होंने अपने सिस्टम का, अपनी पैथी का एक नाम दिया था, विच इज होम्योपैथी। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे पूछा जाता है होम्योपैथी सबसे पहली बार कब यूज की गई थी, तो वो 1796 बोलते हैं। ऐसे के अंदर होम्योपैथी सबसे पहली बार दी गई थी। ऐसे के अंदर उसका थ्योरी सेक्शन दिया था, उसका एप्लीकेबिलिटी दी गई थी, उसके कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे, जो कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर दिए गए थे। बट होम्योपैथी शब्द एक्चुअली उस टाइम पे इस्तेमाल नहीं हुआ था। होम्योपैथी टर्म सबसे पहली बार 1807 1808 में इस्तेमाल हुआ था। कौन सा जनरल था? हफलैंड जनरल था। ये वही जनरल है जिसके बारे में हैनीमन ने आगे जाकर के अपने लेटर अफोरिज्म्स में 8 अफोरिज्म के आसपास यहाँ पर बुराई करी है। हफलैंड जनरल ने ही अपोज करने लगा था आगे जाकर के हैनीमन को, उनकी एलोपैथिक प्रैक्टिस छोड़ के होम्योपैथी करने के रिगार्डिंग। और उसी जनरल में पहले हैनीमन ने 1807 1808 के आसपास एक ऐसे लिखा था जो था होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन के ऊपर, और वहां पे उन्होंने पहली बार होम्योपैथी शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर 1810 में अगेन एक गोल्डन एरा चालू होता है। यहाँ पर हैनीमन ने अपनी पहली किताब लिखी थी जो होम्योपैथिक प्रिंसिपल को कंप्लीटली डील करती थी। उसमें कोई मटीरिया मेडिका सेक्शन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल थे कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस कैसे की जाती है। तो यहाँ पर उस किताब का नाम था ऑर्गेनॉन ऑफ हीलिंग आर्ट। यहाँ पर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन करके पहली किताब नहीं मिली थी हमें, पहली किताब जो मिली थी दैट इज ऑर्गेनॉन ऑफ हीलिंग आर्ट। तो ये फर्स्ट एडिशन कंसिडर किया जाता है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का, सबसे पहला एडिशन। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले जो चीजें आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट दिन एनिमन जाग करके ऑर्गेनॉन नहीं लिख बैठे थे। उन्होंने 1796 में पहले प्रिंसिपल बताया, फिर कई सालों तक उसको वेरीफाई किया, रीवेरीफाई किया। फिर इस टाइम तक आप उनका माइंडसेट पहले ही समझ चुके होंगे, जब से उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ी, वो एलोपैथी के कितने अगेंस्ट थे। उनको बार बार लग रहा था कि जो दवाइयां हम खा रहे हैं वो दवाइयां कम, जहर ज्यादा है, पॉइजन ज्यादा है। ऐसे ऐसे करते करते एलोपैथी में इनका अपोज भी बहुत हुआ, इनको अपनी खुद की दवाइयां देने से भी रोका गया। तो धीरे धीरे जाकर के फिर उन्होंने होम्योपैथी का एक नया सिस्टम बनाने का सोचा। 1807 और 1808 में उन्होंने शब्द का भी इस्तेमाल किया, और फाइनली जाकर के इसके पूरे प्रिंसिपल्स, इसके रूल्स जो हैं वो उन्होंने 1810 में लिखे, जो था फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ हीलिंग आर्ट। जैसे ये किताब मार्केट में आई, लोगों ने इसका बहुत स्ट्रॉन्ग अपोज किया। उस टाइम पे प्रेजेंट जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया कि ये क्या किताब लिख दी इन्होंने, इसमें तो पूरी तरीके से भर भर के एलोपैथी की बुराई की गई है। तो 1810 में जैसे ही ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एडिशन या ऑर्गेनॉन ऑफ हीलिंग आर्ट हैनीमन ने लिखा, सिमन और हेनरॉथ करके एक व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे, उन्होंने एक मंथली जर्नल चालू कर दिया। एक हर मंथ आने वाला एक किताब जो चालू कर दी, उसका पार्ट चालू कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रख दिया एंटी ऑर्गेनॉन, कि जो भी ऑर्गेनॉन में कहा गया है उसके विरुद्ध हम कहेंगे अपने स्टेटमेंट्स। और ये हर मंथ एक जर्नल में पब्लिश होने लगा। 1810 में एक दूसरे व्यक्ति थे हैकर, उन्होंने क्रिटिसिज्म ऑफ होम्योपैथी करके आर्टिकल निकाला, जिसका जर्मन नेम था एनेडल एनेलन डेर गैसामेंटेन मेडिसिन। बहुत अजीब सा इसका नाम है, जर्मन नेम। इस जर्मन नेम के साथ इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था क्रिटिसिज्म ऑफ होम्योपैथी, जिसका ट्रांसलेशन क्रिटिसिज्म ऑफ होम्योपैथी होता है। और इसमें इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। इसमें इन्होंने गाली वगैरह तक दी है होम्योपैथी के रिगार्डिंग। तो ये जो ईयर था 1810 का, ये क्रिटिसिज्म का सबसे पीक ईयर था। इसी साल सबसे पहली बार ऑर्गेनॉन पब्लिश हुई, इसी साल हैनीमन ने काफी सारे सपोर्टर्स गेन किए, और इसी साल सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ उनको। दो क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हैकर का क्रिटिसिज्म है जिसमें उन्होंने अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए थे होम्योपैथी के, किसमें, क्रिटिसिज्म ऑफ होम्योपैथी नाम के आर्टिकल में। और दूसरा सिमन और हैनीरॉथ ने एक किताब निकाली थी जिसका नाम था एंटी ऑर्गेनॉन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जब आप ऑर्गेनॉन का प्रीफेस पढ़ते हैं तो वहां पर आप कुछ टर्म्स देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी हैनीमन ने तारीफ करी थी अपनी ऑर्गेनॉन आने के बाद। ऑर्गेनॉन का जब फर्स्ट एडिशन आया था उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऑर्गेनॉन को सपोर्ट किया था, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऑर्गेनॉन को क्रिटिसाइज किया था। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, जब प्रीफेस के रिगार्डिंग या दूसरे हैनीमन के लिटरेचर के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो वहां पर ये चीज मेंशन है कि किन लोगों ने हैनीमन के ऑर्गेनॉन को क्रिटिसाइज किया था। उसमें सबसे पहला व्यक्ति है हैनीरॉथ और दूसरा व्यक्ति है हैकर। हैनीरॉथ और हैकर करके ये जो दो लोग हैं, इन्होंने होम्योपैथी के लिटरेचर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, ऑर्गेनॉन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है।
ऑन द अदर हैंड दो और लोग हैं, उनके नाम भी एच से शुरू होता है, वो है हर्ट्स और हैंसन। इन दोनों ने होम्योपैथी के लिटरेचर को सपोर्ट किया है। ऑर्गेनॉन जो हैनीमन ने लिखी है और उसके जो लिटरेचर है, उसके जो पॉइंट्स है, उसके ऊपर इन्होंने आर्टिकल लिखे और उन्होंने कहा कि ये अच्छा सिस्टम बताया हैनीमन ने और एक अच्छी पैथी है। तो क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट्स हैं ये, यूनिवर्सिटी में कभी नहीं पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है आउट ऑफ द फॉलोइंग हु प्रेज्ड हैनीमन फॉर राइटिंग ऑर्गेनॉन, और ऑप्शन में हैनीरॉथ भी हो सकता है, हैकर भी हो सकता है, हर्ट्स भी हो सकता है, हैंसन भी हो सकता है, सारे नाम एच से शुरू हो रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि इनमें से सही नाम कौन सा है। तो याद रखना, हैकर और हैनीरॉथ जो थे, इन्होंने हमेशा अपोज किया है, और वहीं हर्ट्स और हैंसन जो हैं, इन्होंने होम्योपैथी को सपोर्ट किया है। ये चारों लोग एलोपैथिक डॉक्टर्स थे, ये होम्योपैथ्स नहीं थे, ये एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, इनकी एलोपैथिक प्रैक्टिस थी, और उसके बावजूद इनमें से कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया होम्योपैथी को और कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। इसके बारे में कहाँ हमें मिलता है डिस्क्रिप्शन, तो ऑर्गेनॉन का जो प्रीफेस सेक्शन है या जो इंट्रोडक्शन है, वहां पर हैनीमन ने ये चीज बताई कि कौन मेरे अपोज में था, कौन मेरे सपोर्ट में था उस टाइम पे। फिर 1811 में देखो, 1810 में उन्होंने प्रिंसिपल बता दी कि दवाई को कैसे देना है, पर तब तक दवाइयां नहीं थी ना, दवाई भी तो होना चाहिए। तब तक कितनी दवाइयां थी, 27 मेडिसिन ही थी, जो दी थी फ्रेगमेंटा डे वेरिबस के अंदर, ठीक है। फ्रेगमेंटा जो हमने ऊपर पढ़ी 1805 में जो किताब आई थी, फ्रेगमेंटा डे वेरिबस, इसके अंदर इन्होंने इस मेडिसिन को दिया था, 27 मेडिसिन को। तो 27 मेडिसिन पे पूरा सिस्टम नहीं चल सकता ना, पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। 1810 में उन्होंने प्रिंसिपल्स तो दे दिए, रूल्स तो दे दिए कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, बट मेडिसिन कम थी। तो आगे जाकर इन्होंने और ड्रग प्रूविंग करी और 1811 में पहला वॉल्यूम पब्लिश किया मटीरिया मेडिका प्यूरा का, ताकि हम और मेडिसिन में डिस्कवर करो, इन मेडिसिन को भी आप होम्योपैथी में अप्लाई कर सकते हैं। तो 1810 वाज द बर्थ ईयर ऑफ ऑर्गेनॉन, और 1811 वाज द बर्थ ईयर ऑफ मटीरिया मेडिका प्यूरा, नॉट मटीरिया मेडिका होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। मटीरिया मेडिका प्यूरा का बर्थ ईयर है, वो मटीरिया मेडिका प्यूरा जो उनका बहुत बड़ा लिटरेचर है, वो इस साल लिखा गया था। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका सबसे पहले लिखी गई थी 1805 में, फ्रेगमेंटा के नाम के साथ, आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर 1812 पे अगर हम आए, तो इस ईयर में हैनीमन ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था मेडिकल हिस्टोरिकल डिसर्टेशन ऑन हेल्बोरिज्म ऑफ एंशियंट्स, यानी पुराने समय में जो लोग थे उनका हिस्टोरिकल मेडिकल हिस्ट्री में क्या योगदान है और किस तरीके से ट्रीटमेंट में उनकी भूमिका है, जिसका लैटिन नाम जो था वो था डिजर्टेरियो हिस्टोरिको मेडिको डे हेल्बोरिज्म विरिट्रम। इस टाइप से उन्होंने एक नाम का आर्टिकल लिखा था। साल इंपॉर्टेंट है, बस ज्यादा इसके बारे में डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। 1812 में इनका ये आर्टिकल था। किस लैंग्वेज में लिखा गया था ये आर्टिकल? लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। कहां पर पब्लिश किया था इन्होंने? लिप्जिक यूनिवर्सिटी। अब आपको याद आ रहा होगा, लिप्जिक यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जहां पर हैनीमन अपनी पढ़ाई करने गए थे, अपना ग्रेजुएशन करने गए थे, जहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से उन्हें वियना शिफ्ट होना पड़ा था। तो उसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में एक अपना आर्टिकल दिया था, जो था 1812 में। और ये आर्टिकल के बाद ही देने के बाद उन्हें परमिशन मिली थी लिप्जिक यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाने के लिए। जब वो पढ़ाने के लिए वहां गए थे तो उनसे कहा गया था कि आपको एक आर्टिकल या एक ऐसा वर्क देना पड़ेगा जिसको देख के हम जज कर पाए कि यार आप पढ़ाने के काबिल हो या नहीं हो। तो उन्होंने वो जो आर्टिकल, वो जो वर्क दिया था, उसका नाम था मेडिकल हिस्टोरिकल डिसर्टेशन ऑन हेल्बोरिज्म ऑफ एंशियंट। तो इसके बाद इनको परमिशन मिली थी, ये लिप्जिक यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, एज अ लेक्चरर काम कर सकते हैं, लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैनीमन की लाइफ का ये वाला ईयर, क्योंकि अभी तक 1810 में उन्होंने प्रिंसिपल बता दिए थे, 1811 में उन्होंने मेडिसिन दे दी थी। अभी तक उनके पास स्टूडेंट्स नहीं थे, फ्यूचर होम्योपैथ्स नहीं थे उनके पास। वो खुद होम्योपैथी कर रहे थे, पर उनके फॉलोअर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लोग जरूर ट्रीटमेंट करा रहे थे, लोग उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आते थे, होम्योपैथी सीखने के लिए नहीं आते थे। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है 1812, जहां पर उन्हें लिप्जिक यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के लेक्चर्स देने का मौका मिला, क्योंकि यहां से उन्होंने बहुत सारे होम्योपैथ्स क्रिएट करे। यहाँ से जल्दी उन्हें निकाल भी दिया गया, उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने दी गई, बट कम समय यहाँ पढ़ाकर उन्होंने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स एक्वायर कर लिए थे, और वो स्टूडेंट्स लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहे, और वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस को हैनीमन की बात कैरी फॉरवर्ड करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। 1812 में लिप्जिक यूनिवर्सिटी में जाके हैनीमन ने लेक्चर देने की कोशिश करी थी, और वहां पे उन्हें परमिशन भी मिल गई थी। और वो किस वजह से मिली थी? उनका एक आर्टिकल था मेडिकल हिस्टोरिकल डिसर्टेशन ऑन हेल्बोरिज्म ऑफ एंशियंट में, ठीक है। इन्हीं 1812 में जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे, वहां के कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलके इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था ग्रुप ऑफ कोलैबोरेटर ऑफ ड्रग प्रूविंग। जो ड्रग प्रूविंग ये करते थे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के लिए, उसी ड्रग प्रूविंग के सिम्टम्स को रिकॉर्ड करने के लिए इन्होंने अपने स्टूडेंट्स की हेल्प लेना भी स्टार्ट कर दिया था, और उनको भी अपने साथ ड्रग प्रूविंग में शामिल कर लिया था। तो ये 1812 में इनका ग्रुप बन गया था। उसी साल वो होम्योपैथी पढ़ाने, उसी साल वो मेडिकल लेक्चर्स देने के लिए उस यूनिवर्सिटी में गए थे। होम्योपैथी पढ़ाने के लिए उनको उस यूनिवर्सिटी में नहीं रखा गया था, मेडिकल लेक्चर्स के लिए रखा गया था। तो उन्होंने मेडिकल लेक्चर्स तो देने लगे ही थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे मेडिकल लेक्चर देते देते काफी सारे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे, और उन्हीं के साथ ड्रग प्रूविंग भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। फिर 1813 में इन्होंने
एपिडेमिक ऑफ टाइफस जो था, जैसे पहले स्कारलेट फीवर फैला था 1800 के टाइम पे इनके एरिया में, ऐसे ही उस टाइम पे फिर एपिडेमिक ऑफ टाइफस फैला था। पुराने टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी बीमारी होती थी तो वो जल्दी फैल जाती थी। तो उस टाइम पे 1800 में स्कारलेट फीवर का एपिडेमिक फैला था, 1813 में टाइफस का एपिडेमिक फैला था, और इसके लिए इन्होंने ब्राइनिया एल्बा और रस्टॉक्स जैसी मेडिसिन को बताया था। जहाँ स्कारलेट फीवर के लिए हैनीमन ने बेलाडोना की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया था लोगों को, कि बेलाडोना जो मेडिसिन है वो आप दीजिए और स्कारलेट फीवर से आपको बचाव मिलेगा, ये बीमारी आपको अफेक्ट नहीं करेगी। सिमिलरली जब टाइफस फीवर फैला तो हैनीमन ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी दैट इज ब्राइनिया एंड रस्टॉक्स। कंफ्यूजन हो सकता है, कभी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है टाइफस फीवर के लिए प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस कौन कौन सी थी हैनीमन की, तो उसमें ब्राइनिया और रस्टॉक्स आप याद रखेंगे। फिर आगे जाकर के 1819 के ईयर में हैनीमन ने होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट को अप्लाई किया एक व्यक्ति को ट्रीट करने के लिए, और वो व्यक्ति था नेपोलियन स्वेट्सबर्गर की आर्मी का जनरल। ठीक है, सो बहुत अजीब सा नाम है इनका, स्वेट्सवर्जेनबर्ग करके। स्वेट्सवर्जेनबर्ग जो थे नेपोलियन, उनकी आर्मी का एक जनरल था, उसको ट्रीट करने के लिए हैनीमन ने होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट को अप्लाई किया था। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नेपोलियन नाम याद रखते हैं और वैसे नेपोलियन बोनापार्ट से कंफ्यूज कर लेते हैं। ये नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है, वो एक हिस्टोरिकल अलग पर्सन है, और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो एक दूसरा नेपोलियन है। उसकी आर्मी का जो जनरल था उसको होम्योपैथी से उन्होंने ट्रीट किया था। बट क्या हुआ, ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें स्ट्रिक्टली कहा गया था कि डाइट और रेजिमेंट को फॉलो करना है, बट उस पर्सन ने डाइट को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा और ड्रिंकिंग कंटिन्यू रखी, शराब लगातार पीता रहा। तो उसकी बीमारी जो थी वो और ज्यादा बुरी तरीके से बिगड़ गई, और आगे जाकर के एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से उस पर्सन की डेथ हो गई, जिस पर्सन का हैनीमन ट्रीटमेंट कर रहे थे। लोगों को तो मौका मिल गया, जो लोग उनको अपोज कर रहे थे उन्होंने कहा कि अल्कोहल ड्रिंकिंग से उसकी डेथ नहीं हुई, हैनीमन के ट्रीटमेंट से उसकी डेथ हुई। तो इसके लिए आगे जाकर के हैनीमन पे कोर्ट केस भी चला, जो पर्सन थे जिसका इलाज हैनीमन कर रहे थे उनकी डेथ की वजह से, और इसी की वजह से आगे जाकर के ये फैसला सुनाया गया कोर्ट की तरफ से कि यहाँ पर 1820 में ये फैसला आया था। देखो साल ध्यान रखना, ऊपर अगर हम देखें तो 1819 में ये व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर रहे थे हैनीमन, 1 साल तक इसका ट्रीटमेंट चला, इसने शराब पी और इसकी जान चली गई, तो हैनीमन पे कोर्ट केस हो गया, जिसका रिजल्ट जो था वो 1820 में आया। 1820 में उसका क्या रिजल्ट आया, तो 1820 में ये रिजल्ट आया कि ये जो जगह है लिप्जिक, यहाँ पर अब कभी भी हैनीमन मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मेडिकल प्रैक्टिस जो है लिप्जिक का जो राज्य है वहां पर हैनीमन को करने से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया, वो दवाई किसी को दे नहीं सकते। यही निकला कोर्ट केस के अंदर रिजल्ट कि हैनीमन की दवाइयां खाने की वजह से उस पर्सन की जान गई या उसकी डेथ हुई। अब अल्टीमेटली हैनीमन को होम्योपैथिक प्रैक्टिस तो करनी थी, होम्योपैथी फैलाना था, तो अब जो लिप्जिक जैसी जगह है, जो राज्य है, वहां पर उनको परमिशन चली गई, वहां पर उनको बैन कर दिया गया। तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली लिप्जिक नाम की जो जगह थी उस जगह को छोड़ा और वहां से बाहर निकले। वहां से बाहर निकलने का रीजन यही था कि उनको वहां से बैन कर दिया गया था। वहां पे एक पर्सन की डेथ हो गई थी हैनीमन की ट्रीटमेंट के दौरान, जो आर्मी जनरल थे, तो ये एक बहुत बड़ा केस बना और इस पे बहुत ज्यादा लोगों ने अपोज किया। तो अल्टीमेटली फिर हैनीमन को वो जगह को छोड़ना ही पड़ा, और लिप्जिक छोड़ के फिर वो कहाँ शिफ्ट हुए, कोएथन। कोएथन नाम की जो जगह है वहां पर ये शिफ्ट हुए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैनीमन किस सालों में किस जगह पर रहे, क्योंकि हमें मेडिकल लिटरेचर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या वाइवा हो, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है ये पर्टिकुलर लिटरेचर या इस पर्टिकुलर का लिटरेचर का ये वाला एडिशन हैनीमन ने किस जगह से लिखा है, और हमें याद नहीं रहता है। उसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ, बहुत ईजी ट्रिक है, आप हमेशा याद रखना। होम्योपैथी के देखो बर्थ ईयर से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब से होम्योपैथी खोजी गई उसके बाद से ही हैनीमन के लिटरेचर के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि वो कब कहाँ से लिखे गए। तो 1796 से लेके 1820 तक कर ये जो साल था, इस टाइम पे हैनीमन लिप्सिक में थे। मतलब जितने भी लिटरेचर इस टाइम पीरियड में अगर आपको देखने को मिलते हैं, आपको ईयर्स मोरलेस लिटरेचर्स के याद रहते हैं, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए फ्रेंड ऑफ हेल्थ कहाँ लिखी गई थी, तो आप बता सकते हैं वो कहाँ लिखी गई थी। आपसे पूछा जाए फ्रेगमेंटा डे विरिवस कहाँ से लिखी गई थी, आप बता सकते हैं वो कहाँ लिखी गई थी। ऑर्गेनॉन का फर्स्ट एडिशन कभी आपसे पूछा जाए कहाँ लिखा था, आप बता सकते हैं जगह। मटेरिया मेडिका प्यूरा का फर्स्ट एडिशन कहाँ से लिखा गया था, आप बता सकते हैं। तो वो सारे लिटरेचर जो 1820 के पहले आए थे, अगर आपसे कभी पूछा जाए वो किस जगह से पब्लिश हुए थे, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिप्जिक के ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली 1821 में फिर उन्होंने जगह चेंज करी, तो उनको मेडिकल प्रैक्टिस की परमिशन दी थी। तो 1821 से लेके 1835 का जो पीरियड है, यहां पर हैनीमन कोएथन नाम की जो जगह है वहां रहा करते थे। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट उनका जितना भी चला कोएथन में, वो चला 1821 से लेकर 1835 के बीच में। और इस बीच में जितने भी लिटरेचर आए, चाहे वो क्रॉनिक डिसीजेज हो, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनॉन के लेटर एडिशंस हो, वो सभी कहां से पब्लिश हुए, वो सारे के सारे पब्लिश हुए कोएथन में। और 1835 के बाद वो पेरिस शिफ्ट हो गए थे, तो ऑर्गेनॉन का 6th एडिशन जो है, उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह है वो सारी आपको पेरिस से देखने को मिलती है।
तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग एडिशंस ऑर्गेनॉन के अलग अलग लिटरेचर्स के ईयर याद है। मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बहुत सारे लिटरेचर बता चुका हूँ, जो जो चीजें हैनीमन ने लिखी है उन सबके ईयर्स भी बता दिए मैंने आपको। तो अगर आपको उनके ईयर्स याद हो जाएंगे ना, तो आप आराम से उसकी जगह भी वैसे ही याद रख सकते हो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। 1820 के पहले के सारे लिटरेचर हैनीमन के लिप्जिग से थे। 1821 से 35 के बीच के सारे लिटरेचर जो थे वो कोएथन से आए थे। और 1835 के बाद कोई मेजर लिटरेचर नहीं आया, सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट आई है ऑर्गेनॉन की 6th एडिशन की, जो पेरिस में आई थी, क्योंकि उनकी वाइफ से शादी हो गई थी और फिर अल्टीमेटली वो पेरिस शिफ्ट हो गए थे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कोएथन की जगह है, इस कोएथन को मक्का ऑफ होम्योपैथी से कंपेयर किया जाता है। इस्लाम में मक्का एक बहुत ही पवित्र जगह होती है, ठीक है। तो होम्योपैथी में उतनी ही पवित्र जगह जो है वो कोएथन को कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनॉन के जितने बाद के एडिशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट एडिशंस आज हम फॉलो करते हैं ऑर्गेनॉन के, वो सारे कोएथन से आए हैं। मटीरिया मेडिका प्यूरा की जितनी सारी लिटरेचर्स हैं लास्ट के एडिशंस, वो सारे कोएथन से आए हैं। क्रॉनिक डिसीज जैसी मेजर किताब होम्योपैथी की कहां से आई है? कोएथन से आई है। तो इसीलिए होम्योपैथी का जो मेजर अस्तित्व है, जो मेजर लिटरेचर है, वो सारा का सारा कोएथन से पब्लिश हुआ है। इसलिए इस जगह को मक्का ऑफ होम्योपैथी से कंपेयर किया जाता है। ये किसने दिया था ये टाइटल? ये ब्रैडफोर्ड ने दिया था, जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की किताब लिखी है, जिसका नाम है लाइव्स एंड लेटर्स ऑफ सैमुअल हैनीमन। जो आपको ये होम्योपैथी हिस्ट्री बताई भी जा रही है ना अभी की क्लास में हैनीमन की, इसमें काफी सारे पॉइंट्स जो है वो लाइफ एंड लेटर्स ऑफ सैमुअल हैनीमन किताब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये हैनीमन की बायोग्राफी है, ठीक है। हैनीमन की ये बायोग्राफी है, ब्रैडफोर्ड नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखी थी। तो इतनी डिटेल्ड बायोग्राफी, इतनी डिटेल्ड पॉइंट्स जो हैनीमन के हैं, वो सब उन्होंने एनालाइज करके दिए, और उसी में से कुछ मेजर पॉइंट्स मैंने यहाँ पर एसेंस बना करके आपके सामने इस स्लाइड में लगाए हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत सारी किताबें जब आप गाइड्स को रिफर करेंगे या छोटी मोटी टेक्स्ट बुक को प्रेफर करेंगे, तो इतनी डिटेल हिस्ट्री आपको हैनीमन की नहीं मिलेगी। अभी आपकी चॉइस है, आप इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स को एक्वायर करते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। वो है 1827। 1827 में इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट खोजा था, जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन या मेथड्स ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। होम्योपैथी के 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स जब हम पढ़ते हैं, उसका एक पॉइंट है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन की। दवाइयां जो है वो भी डायनामिक रूप में होनी चाहिए, तभी वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगी, हमारे वाइटल फोर्स को अफेक्ट करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कब खोजा था? 1827 में। और ये कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने दुनिया को कैसे बताया था? तो एक ऐसे लिखा था जिसका बहुत बड़ा नाम है, और उसका नाम शुरू होता है हाउ कैन स्मॉल डोजेस अफेक्ट बॉडी। वैसे बहुत लंबा सा नाम है उसका, तो आप ऐसे का नाम इतना याद रखना कि हाउ कैन स्मॉल डोजेस अफेक्ट बॉडी, इस टाइप का एक ऐसे लिखा था उन्होंने 1827 में। और इसी में उन्होंने सबसे पहले ड्रग डायनामाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बताया था कि दवाइयों को कैसे पोटेंटाइज किया जाता है। व्हाट इज ड्रग डायनामाइजेशन? मतलब दवाइयों को पोटेंटाइजेशन कैसे किया जाता है। जैसे ट्राइचुरेशन सक्सेशन हम जो करते हैं फार्मेसी में, वो कैसे किया जाना चाहिए और उससे कैसे दवाइयां अच्छी बनती है, वो बताया था उन्होंने 1827 में। फिर 1828 में इन्होंने म्याज्म के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था इन द बुक थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस। क्रॉनिक डिसीज जो किताब है, उसका पहला एडिशन जो है 1828 में आया था, और इसी में उन्होंने सोरा सिफिलिस साइकोसिस जैसे मियाज्म के बारे में बताया था। फिर 1830 के ईयर में ये बॉनिंग हुसैन से मिले थे, बॉनिंग हुसैन के कांटेक्ट में आए थे। बॉनिंग हुसैन की लाइफ हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बॉनिंग हुसैन मल्टीपल ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व थे। जैसे हैनीमन मल्टीपल लिटरेचर में इन्वॉल्व है, ऐसे ही बॉनिंग हुसैन मल्टीपल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व थे। ये कोर्ट रूम में भी काम करते थे, ये राजा के उसमें महल जो उसकी असेंबली थी वहां पर भी काम करते थे, ये लॉयर भी थे, ये गार्डनर भी थे, ये मजिस्ट्रेट भी थे, ये मतलब लैंड रिफॉर्म्स भी बनाते थे। बहुत सारे ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व व्यक्ति हैं। बॉनिंग हुसैन भी बहुत बड़ा नाम है होम्योपैथी के अंदर। तो बॉनिंग हुसैन पहले होम्योपैथ नहीं थे। होम्योपैथी में वो कैसे कन्वर्ट हुए? वो कन्वर्ट हुए 1830 में हैनीमन के कांटेक्ट में आने के बाद। बॉनिंग हुसैन को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, जिसके बाद उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चला, और अल्टीमेटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद बॉनिंग हुसैन क्योर हुए। फिर उन्होंने होम्योपैथी सीखने की इच्छा जताई। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है सीखने का? आप उन्हीं से सीख लो जिनने खुद होम्योपैथी की खोज करी है। तो वहां पे बॉनिंग हुसैन फिर 1830 में लेटर्स के थ्रू हैनीमन के कॉन्टेक्ट में आए, और यहाँ से फिर बॉनिंग हुसैन एक होम्योपैथ में कन्वर्ट हुए। और हैनीमन की डेथ के बाद होम्योपैथी को आगे बढ़ाने का काम बॉनिंग हुसैन ने जारी रखा। फिर बॉनिंग हुसैन की डेथ के बाद वही काम कैंट ने जारी रखा, और इस तरीके से होम्योपैथी का डेवलपमेंट आगे बढ़ता गया। तो होम्योपैथी के जो नेक्स्ट बड़े नाम हैं, जो हैनीमन के बाद होम्योपैथी को आगे ले जाने वाले हैं, वो बॉनिंग हुसैन, और वो हैनीमन के कॉन्टेक्ट में 1830 में आए थे। इंपॉर्टेंट ईयर है। फिर अगेन एक और एपिडेमिक फैल गया। इनके जीवन काल में हमने 3 एपिडेमिक देख लिए हैं। स्कारलेट फीवर का एपिडेमिक फैला था, जिसमें उन्होंने बेलाडोना बताई थी। दूसरा टाइफस का एपिडेमिक फैला था, जिसमें उन्होंने ब्राइनी और रस्टॉक्स बताई थी। और फिर एक तीसरा एपिडेमिक उन्हीं के जीवन काल में फैल गया, वहां पर लोगों को कॉलेरा होने लगा था। तो 1831 में कॉलेरा एपिडेमिक फैला, तो तब उन्होंने लोगों को कहा कि क्यूप्रम मैट और वेरेट्रम एल्बम, ये 2 दवाइयां हैं, इन 2 दवाइयों को अगर आप खाओगे तो कॉलेरा बहुत जल्दी ठीक होगा, और आपको कॉलेरा के जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, या हो सकता है आपको कॉलेरा हो भी ना। फिर जाकर के 1831 में जब कॉलेरा एपिडेमिक फैला, तो जब कोई डिसीज कहीं फैल रही है, बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं,
तो लोग उस पे ज्यादा काम करते हैं। जैसे अभी कोविड आया था बीच में, तो लोगों ने कोविड पे काफी किताबें लिखी, काफी सारे लिटरेचर, काफी सारे रिसर्च पेपर पब्लिश करे। ऐसी उस टाइम पे जो कोलेरा फैल रहा था, तो हैनीमन ने फिर 4 आर्टिकल, 4 ऐसे जो हैं, ऐसे मतलब आर्टिकल, इनके लिटरेचर वर्क, तो ये 4 लिटरेचर वर्क उन्होंने कोलेरा के ऊपर ही लिख डाले 1831 में, जिसमें उन्होंने क्यूप्रम मैट और वेरिट्रम एल्बम के बारे में बात करी। फिर जैसे मैंने कहा कि 1830 में बॉनिंग हुसैन के ये कांटेक्ट में आ गए थे, बॉनिंग हुसैन को होम्योपैथी सिखाई। फिर बॉनिंग हुसैन से इन्होंने कहा कि आप एक अच्छी सी रिपर्टरी लिखो। जो रिपर्टरी मैंने लिखी है फ्रेगमेंटा डे विरिबस, ये उतनी अपडेटेड नहीं है, हमें एक रिपर्टरी की जरूरत है जिससे हम मेडिसिन को सिलेक्ट कर पाए पेशेंट को देने के लिए। बॉनिंग हुसैन काफी इंटेलिजेंट पर्सन थे वो, क्योंकि मल्टीपल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व थे, उनका माइंड बहुत तेज चलता था, तो उन्होंने 1832, 2 साल के अंदर ही एक बहुत ही अच्छी किताब लिख दी, जिसका नाम था रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक। और इसी किताब की वजह से बॉनिंग हुसैन को फादर ऑफ रिपर्टरी कहा जाता है। फादर ऑफ रिपर्टरी, ध्यान रखना, फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है? फादर ऑफ होम्योपैथी इज हैनीमन। हैनीमन ने होम्योपैथी की खोज की थी, बट रिपर्टरी जो सब्जेक्ट है उसके फादर हम कंसिडर करते हैं बॉनिंग हुसैन को। ऑल्दो पहली रिपर्टरी किसने लिखी थी? हैनीमन ने लिखी थी। किस किताब में? फ्रेगमेंटा डे विरिबस मेडिकामेंटोरम, 1805 में जो किताब आई थी फ्रेगमेंटा, वो पहली मटेरिया मेडिका भी है और पहली रिपर्टरी भी है। बट हैनीमन को हम फादर ऑफ रिपर्टरी नहीं बोलते, क्योंकि वो उतनी स्मार्ट किताब नहीं थी, उतनी अपडेटेड, उतनी डिटेल्ड किताब नहीं थी। पहली डिटेल्ड रिपर्टरी, पहली इतना बढ़िया लिटरेचर जो रिपर्टरी का था, वो बॉनिंग हुसैन ने पब्लिश किया था, और इसलिए बॉनिंग हुसैन को फादर ऑफ रिपर्टरी कहते हैं। एक नया सब्जेक्ट को होम्योपैथी में लाए थे। अभी तक आपने हैनीमन की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, आपने देखा हैनीमन ने ऑर्गेनोन की बात करी है, मतलब प्रिंसिपल्स की बात करी है। हैनीमन ने मटेरिया मेडिका की बात करी है, यानी कि मेडिसिन की बात करी है। हैनीमन ने ड्रग डायनामाइजेशन की बात करी है, कि दवाई को कैसे पोटेंटाइज किया जाता है, फार्मेसी की बात करी। बट हैनीमन ने कहीं भी रिपर्टरी की बात नहीं करी थी। पूरी लाइफ हिस्ट्री हमने पढ़ दी, रिपर्टरी में हैनीमन का ज्यादा वर्क हमें देखने को नहीं मिला। तो हैनीमन का जीवन काल खत्म होने को आ गया, तब तक का रिपर्टरी जैसा सब्जेक्ट होम्योपैथी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये सब्जेक्ट कौन लेके आया होम्योपैथी के अंदर? वो सब्जेक्ट लेके आया बॉनिंग हुसैन। तो बॉनिंग हुसैन ने पहली एक किताब लिखी रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, और फिर उन्होंने ये किताब हैनीमन को बताई, और हैनीमन को बहुत इंप्रेस हुआ। हैनीमन ने खुद ने कहा था कि हमें रिपर्टरी जैसे सब्जेक्ट की जरूरत है, एक ऐसा इंडेक्स की जरूरत है जिससे दवाई सिलेक्ट की जा सके। तो ये किताब जब उन्होंने बॉनिंग हुसैन ने हैनीमन को भेजी, तो हैनीमन ने इसका प्रीफेस लिखने का फैसला किया, और इसी किताब का प्रीफेस जो है वो हैनीमन ने लिखा है। तो इस किताब की ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है, लोग इसको काउंटर नहीं कर पाए, इसको अपोज नहीं कर पाए, क्योंकि खुद जिसने होम्योपैथी खोजी है वो खुद इसको होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ से रिपर्टरी ऑफ बॉनिंग एंटीसोरिक को एक ऑफिशियल किताब का दर्जा मिला, और रिपर्टरी को एक ऑफिशियल सब्जेक्ट का दर्जा मिला होम्योपैथी के अंदर। फिर आगे जाकर के हमने देखा 1830 में उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। 5 साल बाद उनकी शादी हुई थी 1835 में। वर्कलोड बढ़ गया था, अकेले थे, तो उन्होंने फिर सेकंड मैरिज करी जो 1835 में था। और जिन व्यक्ति से उनकी शादी हुई, मैडम डेहरविली ने, उन्होंने उनको अपने साथ पेरिस ली गई, क्योंकि वो पेरिस से बिलोंग करती थी। तो हैनीमन को भी उनके साथ फिर अल्टीमेटली शिफ्ट होना पड़ा पेरिस में। तो इसके बाद का जो लिटरेचर वर्क है, इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट वर्क है, वो एक ही है, ऑर्गेनॉन का 6th एडिशन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में। वो पेरिस से लिखा गया था। हैनीमन ने 1842 में ऑर्गेनॉन का जो 6th एडिशन है उसका मैन्युस्क्रिप्ट लिख दिया था। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हैंड रिटन कॉपी, हाथ से लिखी हुई कॉपी उन्होंने लिख दी थी, पर इसको पब्लिश नहीं करवा पाए थे। ऑर्गेनॉन का 6th एडिशन उनकी डेथ के कई सालों बाद पब्लिश हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनॉन का 6th एडिशन 1921 में पब्लिश हुआ है। हैनीमन की जो डेथ है उसको हम पढ़ते हैं 1843 के रिगार्डिंग, तो उससे कई साल बाद हैनीमन की डेथ के बाद ऑर्गेनॉन का 6th एडिशन पब्लिश हुआ था। ये मैन्युस्क्रिप्ट जो थी बीच में हैंड रिटन कॉपीज जो थी, ये इस फॉर्म में उन्होंने लिख तो दिया था, पर इसको कभी वो पब्लिश नहीं करा पाए, कभी इसका प्रिंट आउट नहीं निकल पाया। और फिर ये जो पब्लिकेशन था, ये जो हैंड रिटन कॉपी थी, ये मैडम डेहरविली जो थी उन्होंने अपने पास रख ली थी, और ये लोगों को दे नहीं रही थी। उनको पैसे की जरूरत थी, तो वो बोले थे आप मुझे पैसा दो, कैश दो काफी सारा, तब मैं ये मैन्युस्क्रिप्ट आपको दूंगी और तब आप इसको प्रिंट करा पाओगे। तो पॉसिबल नहीं हो पाया, उनके जीवन काल में उन्होंने किसी को दी ही नहीं। और जब उनकी डेथ हुई उसके बाद जाके उनके बेटे वगैरह ने, बेटी वगैरह ने इसको आगे के होम्योपैथ्स को हैंड ओवर किया, और उसको फिर मैन्युस्क्रिप्ट को एक्वायर करके ऑर्गेनॉन का 6th एडिशन लिखा गया काफी साल बाद। साल था 1921, तब जाके उसको लिखा गया। पर हैनीमन ने इसको कब कंप्लीट कर लिया था? हैनीमन ने ऑर्गेनॉन के 6th एडिशन को 1842 में ही कंप्लीट कर लिया था, अपनी डेथ के 1 साल पहले पहले। ये कहां पर कंप्लीट हुआ था? ये पेरिस में कंप्लीट हुआ था। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हैनीमन ने टोटल कितनी दवाइयां प्रूव करी अपने पूरे जीवन काल में? तो टोटल 99 मेडिसिन प्रूव करी है। कुछ किताबें कहती हैं 100 मेडिसिन प्रूव करी थी, वो सोराइनम की वजह से है, क्योंकि सोराइनम जो ड्रग है उसकी प्रूविंग में हैनीमन ने हेल्प करी थी। बट ये जो हैनीमन ने जितनी भी ड्रग्स प्रूव करी, वो हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं? वो हमें फ्रेगमेंटा की किताब में मिलती हैं, वो हमें मटेरिया मेडिका प्यूरा में मिलती हैं, वो हमें क्रॉनिक डिसीजेज में मिलती है। हैनीमन का जितना भी लिटरेचर वर्क है दवाइयों के रिगार्डिंग, 3 मटेरिया मेडिका उन्होंने लिखी है, और वो तीनों मटेरिया मेडिका में एक फ्रेगमेंटा है, एक मटेरिया मेडिका प्यूरा है, एक क्रॉनिक डिसीज है। तो इन तीनों के अंदर ही उनकी दवाइयां हैं। तो ये सोराइनम जो उन्होंने प्रूव करी थी, जिसकी प्रूविंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनको इन तीनों में से किसी किताब में हैनीमन ने लिखा है।
तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने प्रूविंग में पार्टिसिपेशन किया था, तो हम इसको सोराइनम को भी हैनीमन की प्रूविंग में ही काउंट करेंगे। सोराइनम की प्रूविंग में हैरिंग भी इन्वॉल्व थे, हैनीमन भी इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि हैनीमन का इन्वॉल्वमेंट था, तो हम इसको हैनीमन की प्रूविंग मानेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें हैरिंग का इन्वॉल्वमेंट था, तो हम हैरिंग को इस ड्रग का प्रूवर मानेंगे। और हैनीमन के किसी भी लिटरेचर में, ना तो फ्रेगमेंटा में, ना मटेरिया मेडिका प्यूरा में, कहीं पर भी सोराइनम के बारे में हैनीमन ने लिखा है, तो वो इसके प्रूवर नहीं होंगे। तो इसलिए ये हमेशा डिबेटेबल है कि हैनीमन ने टोटल कितनी दवाइयां प्रूव करी। आप दोनों नंबर याद रखना, 99 भी और 100 भी। ये एक नंबर का जो डिफरेंस क्रिएट होता है, ये सोराइनम मेडिसिन की वजह से होता है। हैनीमन के द्वारा फर्स्ट प्रूव नोसोड जो है, इसमें भी काफी अपोजिशन और कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है। कुछ लोग कहते हैं हैनीमन ने पहला नोसोड जो है वो एम्ब्राग्रेशिया दिया है। ये वही लोग हैं जो स्ट्रिक्टली फ्रेगमेंटा, मटेरिया मेडिका प्यूरा और क्रॉनिक डिसीज को फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं हैनीमन की ये किताबों में 99 मेडिसिन दी हैं, और इन 99 मेडिसिन में सबसे पहली मेडिसिन, सबसे पहला नोसोड जो है वो एम्ब्राग्रेशिया मिलता है। वहीं एक दूसरा सेट ऑफ लोग आपको मिलते हैं जो हैनीमन की इन फ्रेगमेंटा वाली किताबें, मटेरिया मेडिका प्यूरा, क्रॉनिक डिसीज के अलावा उनकी जो प्रूविंग्स है उसको भी काउंट करते हैं। और उस प्रूविंग्स में कौन सी एक दवाई है? सोराइनम, जिसको मैंने कहा कि कुछ लोग इसको काउंट नहीं करते हैनीमन की प्रूफ ड्रग में। तो जो लोग ये सोराइनम वाले को भी काउंट करते हैं, हैनीमन की 100 मेडिसिन बोलते हैं, वो कहते हैं कि पहला प्रूफ नोसोड हैनीमन का सोराइनम था। जबकि जो लोग हैनीमन के सिर्फ लिखे हुए लिटरेचर पर ही बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि पहला नोसोड जो था वो एम्ब्राग्रेशिया था। अब चूंकि सोराइनम पहले आया था, तो अगर उसको आप हैनीमन की प्रूविंग्स में काउंट करोगे, आप बोलोगे हैनीमन ने 100 दवाइयां प्रूव करी, तो वो ऑटोमेटिकली पहला नोसोड बन जाएगा। बट अगर आप उन लोगों में से हो जो हैनीमन की किताबों को फॉलो करते हो और कहते हो कि किताब में नहीं है, माने नहीं कहा हैनीमन ने, हवा में कही हुई बातें हम नहीं मानते, किताब में अगर है तो ही हम मानेंगे। तो अगर आप उन लोगों में से और कहते हो कि 99 मेडिसिन हैनीमन ने प्रूव करी, तो उसमें सोराइनम है ही नहीं, तो पहला प्रूव नोसोड सोराइनम बचेगा ही नहीं, पहला प्रूव नोसोड फिर एम्ब्राग्रेशिया हो जाएगा। तो ये भी हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसमें दोनों ही आंसर करेक्ट होते हैं, 99 मेडिसिन भी करेक्ट है, 100 भी करेक्ट है, एम्ब्राग्रेशिया भी करेक्ट है, सोराइनम भी करेक्ट है। डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हो। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हैनीमन जब क्लिनिकल प्रैक्टिस किया करते थे कोएथन में, कोएथन को हम मक्का ऑफ होम्योपैथी कहते हैं, वहां पर जो हैनीमन प्रैक्टिस किया करते थे होम्योपैथी, तो उसमें उनकी दवाइयां कौन बना के देता था? तो उसका जो नाम है वो आपको याद रखना है, लहमान करके जो व्यक्ति थे, ये लहमान हैनीमन की मेडिसिन कोएथन में बना के देते थे। अब देखो, दो नाम आपको याद रखना है हैनीमन की। अगर हम दवाइयों को बनाने के रिगार्डिंग बात करें ना, कि उनकी दवाइयां कौन बना के देता था, तो एक अभी हमने लहमान का नाम देखा, और दूसरा हमने चार्लेट का नाम देखा। उनकी जो 10वीं बेटी थी चार्लेट, वो हैनीमन की दवाइयों को प्रिपेयर करती थी और पोटेंटाइज करती थी हैनीमन की प्रैक्टिस के रिगार्डिंग। तो ध्यान रखना, ये दोनों लोग आपको याद रखने, एक लहमान उनके रिलेटिव नहीं थे, और जबकि चार्लेट उनकी रिलेटिव थी। वो हैनीमन की हमेशा हेल्पिंग हैंड रही, और हैनीमन की लास्ट सर्वाइविंग डॉटर भी रही। और ये अनमैरिड थी, इनके कोई शादी नहीं हुई थी, कोई बच्चे नहीं थे, तो हैनीमन के साथ ही हमेशा लास्ट तक रही। जब तक हैनीमन ने मेडिकल प्रैक्टिस करी, तब तक उनकी दवाइयां बना के देना, उनको पोटेंटाइज करना, अपने क्लिनिक पे हेल्प करना, ये पूरा काम चार्लेट ने ही किया था, जो हैनीमन की 10th डॉटर थी। इसके अलावा सिर्फ कोएतन वाले पीरियड की अगर हम बात करें, जहां पर वो कोएतन में रहते थे, जब उनकी दूसरी शादी नहीं हुई थी, उस टाइम पे एक और व्यक्ति को उन्होंने अपने क्लिनिक पे रखा था, जो उनकी हेल्प करता था, दवाई बना के देता था, वो था डॉक्टर लहमान। तो ये